ये ब्यूटी की वजह से कोविड-19 में आयुर्वेद ने जो सुपर परफॉर्म किया, मतलब बड़े बड़े आईसीयू सेटअप में भी आयुर्वेद के काढ़े पिए जाते थे स्टाफ के द्वारा और पेशेंट के द्वारा। ये जो प्रैक्टिस या एक हमारी जो प्रोसेस है जो हज़ारों साल से चली आ रही है, उस हिसाब से ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेदा उस हिसाब से दैट इज़ अंडररेटेड। तो खास करके कैंसर और इसके अलावा डायबिटीज़, क्या इसके इलाज भी हो सकता है आयुर्वेदा से? बिल्कुल। तो हमें सभी ने ये समझना चाहिए कि आयुर्वेद ये हजारों सालों से काम करने वाला वैदिक कंसेप्ट है, और वैदिक कंसेप्ट मतलब साइंटिफिक से अनेक गुना ज्यादा जो ऊपर होता है उसे वैदिक कंसेप्ट कहते हैं। तो सभी के पास आज के 2024 के युग में एक फैमिली आयुर्वेद डॉक्टर होना बहुत ही आवश्यक। अभी ब्रिटिश गैजेट में ये लिखा गया है कि इफ समवन इज प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा, उनको जेल में डाल दो। जब भी आप सैड फील करो ना, तुरंत घर में कुछ मीठा खा लो, या तो गुड़ खा लो, या तो लड्डू खा लो, या तो खजूर होती है डेट्स खा लो, या तो मीठा केला खा लो। जब भी सैड करे कुछ मीठा खा लो जो नेचुरल वाला हो, राइट। जो प्लास्टिक रैपर में जो पर्पल कलर में खुलता है उसकी बात में नहीं कर रहा, राइट। बट 2014 से आज हम 2024 की बात कर रहे हैं। पिछले 10 साल में आज WHO का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर GCTM ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारे भारत के गुजरात के जामनगर में वो बन रहा है। वेलकम टू अनदर सुपर स्पेशल एपिसोड ऑफ द एचजे शो। और इस एपिसोड के साथ आज हम आगाज करते हैं अपने फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन का। हमारे जितने भी पहले एपिसोड्स होते थे वो सारे ऑनलाइन होते थे, और आज हम शुरुआत करते हैं अपने ऑफलाइन एपिसोड्स की। तो आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आयुर्वेदा के बारे में, जो कई हजारों साल एक पुरानी प्रैक्टिस है। इससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड पीपल आर सर्टेनली गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम इट। So today we have Dr. Bhavdeep Ganatra as our guest. He's an esteemed Ayurveda consultant and healthcare speaker. He's the founder of Ganatra Ayurveda and Panchkarma Clinic. He's a Guinness World Record holder for having thousands of people receiving Shirodhara. Apart from this, he's the chief of Ayurveda operations at SGVP Holistic Hospital. He's a trustee of the World Ayurveda Foundation, and he holds the position of Vice President of NASYA India. He's also the visiting faculty member at several institutions, including Bank of Baroda, Apex Academy in Ahmedabad, International YTTC Shivanand, and Sada Patel Institute of Public Administration. So, Dr. Bhavdeep, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में, and thank you so much for being a part of it. Thank you for inviting. Like to be in the show. Okay, so सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं, let's start with the basic. आयुर्वेदा का मतलब क्या है, अगर किसी लेमैन को समझना है मतलब क्या है, and how it is different from allopathy? Yes, आयुर्वेद को हम अगर हमारे ऑडियंस को बताना चाहे, इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा मित्र वेद है। अब मित्र के बारे में तो सबको पता है कि हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, तो वैसे ही जो मित्र होता है वो क्या करता है, वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। कोई भी सिचुएशन हो, अच्छी चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए भी वो आपके साथ होता है, और बुरी चीज़ों में साथ देने के लिए भी वो आपके साथ होता है। और किसी मुश्किल में आप पड़ जाते हो तो वहाँ से बाहर निकलने की भी जिम्मेदारी वो लेता है, वो हमारा मित्र होता है। तो ये जो आयुर्वेद है ना, वो हमारा मित्र वेद है। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड हेल्थ, ये दोनों चीज़ें साथ में चलती है। तो कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, उसकी हर छोटी छोटी बातें, चाहे वो कोई बिजनेस टाइकून हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, या सुबह से शाम मेहनत करके कुछ पैसे कमा के शाम का खाना खाए, उस लेवल का कोई व्यक्ति हो, आयुर्वेद सभी के लिए है। उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से वो अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन रख सकता है, वो जो बताता है वो आयुर्वेद है। और ये आयुर्वेद की ब्यूटी ये है कि ये हम सभी के जीन्स में है, मतलब मेरे डीएनए में भी है, आपके डीएनए में भी है, और सभी व्यूअर्स के डीएनए में भी आयुर्वेद है। क्योंकि हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा को जिन्होंने हेल्दी रखा, वो आयुर्वेद डॉक्टर्स की बातें हमारे जहन में है, वो हमारे जेनेटिक्स में। इसलिए आज आयुर्वेद के साथ लोग बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं। राइट, एंड जस्ट टू ऐड ऑन, लाइक हाउ इट इज डिफरेंट, एलोपैथी एग्जैक्टली क्या हुआ, दोनों में थोड़ा का डिफरेंस हम जान सकते हैं? यस, एलोपैथी पिछले कुछ 400-500 साल पहले से शुरू हुआ। Okay. उसके पहले देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इट,
और आयुर्वेद हजारों सालों से है। राइट। आज बहुत सारी जगह पे एलोपैथी ने सुपर परफॉर्म किया है। मतलब अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आती है किसी को, मतलब एकदम जिंदा रखना है कैसे भी करके, तो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एडवांसमेंट और एक्सेप्टेंस, इन सारी बातों की वजह से कुछ सेगमेंट में एलोपैथी ने जो परफॉर्म किया है, इट इज़ अ ब्लेसिंग दैट वी हैव एलोपैथी सेटअप्स अवेलेबल। मतलब आज एक एम्बुलेंस आता है, वहाँ पे एक पूरा सेटअप रेडी होता है और आपको मतलब इमरजेंसी में आपकी जान बचाई जाती है। वहाँ पे एलोपैथी सुपर परफॉर्म कर रहा है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट बहुत बढ़िया जा रही है। दूसरी बात आती है लाइफ स्टाइल की। अब लाइफ जो वर्ड है, ये ऐसा एक वर्ड है जहाँ पे साइंस की एक लिमिटेशन आ जाती है। मतलब साइंस जाते 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 एक लेवल पे वहाँ पे रुक जाता है कि हृदय धड़कता क्यों है। अब वो तो बात कुछ अलग लेवल पे चली गई। वहाँ से वो जो आत्मा की बात होती है, चेतना की बात होती है, मन की बात होती है और पंच तत्व की बात होती है, यहाँ से आयुर्वेद शुरू होता है। सो देर आर टू सेगमेंट्स। एक आयुर्वेद जो है कि हेल्दी इंसान हेल्दी कैसे रहता है और क्या क्या छोटी छोटी गड़बड़ी एक्यूमुलेट होकर वो बड़ी बीमारी तक जाएगा, इसकी माइक्रो डिटेलिंग आयुर्वेद में बहुत अच्छे से दी हुई है। और इसके जो रिसर्च अगर हम कहें, जैसे मॉडर्न साइंस में कोई नई दवाई का रिसर्च होता है, कोई मॉलिक्यूल बनता है, तो उसके फेजेस होते हैं कि पहले वो उसको टेस्ट ट्यूब में चेक करते हैं, फिर एनिमल ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। सो फिर कुछ लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसमें एक लेवल का सक्सेस मिलने पे फिर फेज 4 उसको मार्केट में ले जाने के लिए परमिशन मिलती है। फिर 5 साल 10 साल के बाद भी उसका इवैल्यूएशन होता है। फिर कई मेडिसिन ऐसी होती है कि 5-10 साल तक सबने प्रिस्क्राइब की, फिर लेकिन अब लगा कि यार ये फ़ायदा तो दे रही है लेकिन नुकसान भी कर रही है, इसको ख़त्म करो। आयुर्वेद का जो रिसर्च हुआ है ना, वो हमारी पीढ़ियों के ऊपर हुआ है। तो जो चीज़ें हज़ारों सालों से हमें सिर्फ फ़ायदा दे रही है अपनी पर्टिकुलर क्वांटिटी में, उस लेवल का रिसर्च आयुर्वेद की मेथोडोलॉजी और आयुर्वेद के मेडिसिन के ऊपर ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। क्योंकि आप और मैं और हमारी ऑडियंस अभी जिंदा है। मतलब हमारे आगे जो पूर्वज थे उन सभी ने आयुर्वेद लेकर के आज तक हमारी जनरेशन को पहुंचाया है। दैट मीन इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना, वो जनरेशन्स पे रिसर्च हुआ है। इसको कौन सा फेज बोला जाए, वो बोलने के लिए भी एक राउंड टेबल करना पड़ेगा कि इतनी सारी पीढ़ियों पे जिसका रिसर्च हुआ है उसको हम कौन सा फेज का रिसर्च बोले। सो आयुर्वेद का इतना वैलिडेशन है। और जिन चीज़ों की मात्रा आयुर्वेद में जो बताई है, उस हिसाब से आयुर्वेद डॉक्टर जब देता है तब वो सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा करती है, वो आपको नुकसान नहीं कर सकती। ये क्लैरिटी जो आयुर्वेद की है, ये आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी ब्यूटी है। और आयुर्वेद में स्पेसिफिकेशंस ऐसे दिए हैं कि डिसीज़ का डायग्नोसिस एक प्रिसाइज मैनर में होता है और उसके साथ एक बहुत बड़ा इन्फिनिट सिम्टम्स और सिम्टम्स के ग्रुप, सिंड्रोम्स की भी डिटेल्स दी गई है। और वहाँ पे भी एक बड़ा ओपन विंडो रखा है कि अगर अभी भी आप कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुँच रहे बट आपको ट्रीटमेंट तो करना ही है, तो वायु पित्त कफ के लेवल पे आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो। ये ब्यूटी की वजह से कोविड-19 में आयुर्वेद ने जो सुपर परफॉर्म किया, मतलब बड़े बड़े आईसीयू सेटअप में भी आयुर्वेद के काढ़े पिए जाते थे स्टाफ के द्वारा और पेशेंट के द्वारा, क्योंकि उन सभी के जीन्स में तो आयुर्वेद था। सो आयुर्वेद इज दैट डीपली कनेक्टेड विथ ऑल ऑफ अस। और आयुर्वेद की दूसरी ब्यूटी हम बताएं कि मॉडर्न की मेडिसिन के साथ आयुर्वेद हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे भी काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में जाएंगे तो झगड़ा करेंगे। और ये कोविड-19 के सभी हॉस्पिटल सेटअप्स में सभी ने देख लिया कि बाकी जो भी दवाई चल रही थी, काढ़ा तो हमें पीना ही पीना है। सो आयुर्वेद इज दैट मच एक्सेप्टेड। राइटली सेड। इफ आई कैन कोरिलेट, जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे त्रिफला, अश्वगंधा, तो ये तो मैं इतना तो कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद 30 साल का हूँ, तो मैं तो बचपन से मैं खा नहीं पाता था त्रिफला, बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जैसा आपने कहा कि एलोपैथी में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 10 साल 8-10 साल में के बाद, ट्रायल के बाद वो मार्केट में दवाई लॉन्च हो गई, बट उसके बाद उसको मतलब नहीं उसको कंटिन्यू करा गया। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो सालों से हैं, जनरेशन से हैं, राइटली सेड। इसके अलावा मैं ये थोड़ा जानना चाहता था कि इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, जैसे आजकल काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं, खास करके
स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन कह सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस है, क्या इसका इलाज भी आयुर्वेदिक तरीके से हो सकता है? यस, यू राइटली पॉइंटेड आउट, क्योंकि आज पूरे विश्व में माइंड रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसे साइकिक डिसऑर्डर कह सकते हैं, साइकियाट्रिक कंडीशंस कह सकते हैं, या साइकोसोमेटिक भी कह सकते हैं, मतलब माइंड से ट्रिगर हुआ और बॉडी पे उसका इफेक्ट आ रहा है। सो कुछ ब्लड प्रेशर ऐसे है कि जो माइंड की वजह से बॉडी में ब्लड प्रेशर उसका हाई जा रहा है। तो डायबिटीज़ कुछ ऐसे है कि जो माइंड में स्ट्रेस है उसकी वजह से बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा हो रहा है। और इसका आयुर्वेद का जो उसका अप्रोच है, वहाँ से इसकी बात शुरू होती है श्रद्धा। श्रद्धा जो शब्द है, मतलब एक होता है भरोसा। भरोसा कोई भी अनजान आदमी एक दूसरे का जीत सकता है, लेकिन श्रद्धा जो है वो पर्सनलाइज होती है, वो इनबिल्ट होती है। मतलब अगर हम बात करें, कोई दो लोग एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि यार तेरे मम्मी पापा तेरे अगेंस्ट में कुछ प्लॉट कर रहे हैं, मतलब तुझे नुकसान पहुंचाने का, वो बोल रहे तू कुछ भी बोल, तू क्या भगवान भी आके बोलेगा तो ये बात को मैं नहीं स्वीकार कर सकता, राइट। ये जो कन्विक्शन है वो श्रद्धा है। और ये श्रद्धा, हम जो खाना खाते हैं, हम रात को सोते हैं, अपनों के साथ रहते हैं और रियलिटी से जुड़े रहते हैं, इससे श्रद्धा का नरिशमेंट होता है। तो कोई भी हार्डशिप वाली कंडीशन में भी मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, ये श्रद्धा का स्तर हम सभी के अंदर होता है। अब बात जहाँ से बिगड़नी शुरू होती है, जैसे समंदर में एक बड़ा सा शिप चल रहा है, किसी ने उसका एंगल थोड़ा सा चेंज कर दिया है, नाउ यू टेल मी कि आफ्टर 10 days उसका जो डेस्टिनेशन जो होगा वो वही रहेगा या बदल जाएगा। तो हमारे इंडियन सिस्टम में ये जो परिवार की बात होती है, फैमिली की जो बात होती है, वहाँ पे सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब लोगों की एनर्जी कनेक्टेड है, सब लोग एक दूसरे को ऑब्जर्व करते रहते हैं। जहाँ से भी किसी का स्लाइट एंगल चेंज होता है ना, थिंकिंग का, प्रायोरिटीज का, एक्शन का, पूरे फैमिली में से सब बोलना शुरू कर देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये तो यू गलत दिशा में जा रहा है। वहीं से उसको रोका जाता है, यहाँ से उसके मन को जो अपनी दिशा से भटक रहा था उसको परिवार में ही रोका जाता था। दूसरा, ऐसी चीज़ों से शुरुआती दौर में उसके कुछ सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, मतलब डकार ज़्यादा आएगी, सिर दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, भूख कम लगेगी, नींद कम आएगी। ये माइंड का जो ट्रैक डिविएट होता है ना, वहाँ पे ये छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था, फैमिली वैद्य होते थे, सभी परिवार का एक पारिवारिक वैद्य होता था, फैमिली वैद्य। जैसे फैमिली फिजिशियन होता है वैसे फैमिली वैद्य होता था। उसके पास ये बात जाएगी कि इसको नींद ठीक से नहीं आ रही है, इसको भूख कम लग रही है, इसको थोड़ी कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत हुई, वैद्य तुरंत उसको पकड़ लेगा कि भाई तेरे विचारों की दिशा में क्या गड़बड़ी आ रही है, और उसके एंटीडोट्स भी बता देगा। तो हमारी ऑडियंस को हम कुछ बातें अभी से बता देते हैं कि जिनको लगता है कि उनका माइंड 10 out of 10 हैप्पीनेस फील नहीं कर रहा, 10 out of 10 हैप्पीनेस फील नहीं कर रहा, सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहा, तो उनको बाकी जो कुछ करे उसके साथ एक छोटी सी चीज़, हेड मसाज, सिर के ऊपर तिल तेल से, सेसमी ऑयल से 10 से 15 मिनट चंपी करना, सिर्फ हेड मसाज। और ये करने से 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना आपका मन प्रसन्नता से कैसे ठीक रह सकता है, ये रास्ता आप खुद चुन लेंगे। तो आयुर्वेद की ये जो बातें हैं ना, एक तो ये 0 बजट वाली बातें हम अभी ऑडियंस को बता रहे हैं, मतलब ये चीज़ आप घर पे करेंगे तो अगर शुरुआती लेवल का प्रॉब्लम है ना, तो घर पे ही सॉल्व हो जाएगा। यस, डेफिनेटली हो जाएगा। दूसरा, माइंड जब डिस्टर्ब होता है तो क्या करना चाहिए, आयुर्वेद में बताया है मधुर रस, मतलब कोई भी मीठी चीज़, ये षडेंद्रिय प्रसादन है, मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय और छठा हमारा मन, इन 6 को प्रसन्न रखती है। तो हमारे यहाँ बरसों से कोई भी शुभ कार्य हो रहा है या कोई भी एक सेलिब्रेशन हो रहा है, तो सबसे पहले वहाँ पे मिठाई होती है, वो मन को प्रसन्न करती है। सुबह शाम जहाँ पे भगवान को प्रसाद जो हम वहाँ से उनको भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद लेते हैं, उसमें भी ज़्यादातर मीठी चीज़ें ही होती है। सो आपने भगवान के सामने बैठ के आपकी श्रद्धा को रिचार्ज कर दिया कि भैया आपको सब पता है, यू आर टेकिंग गुड केयर, या तो मेरी इच्छा या तो तेरी इच्छा, जिसे हम हरी इच्छा कहते हैं, यही होगा। और ये प्रार्थना करने के बाद कुछ मीठा
हो जाता था। उसके लिए एडवर्टीज की ज़रूरत नहीं थी, बाजार से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। या तो गुड़ होता था, या तो मिश्री होती थी, या तो पतासे होते थे, या तो सुखड़ी होती थी, या तो लड्डू होते थे। तो एक श्रद्धा का रिचार्ज होना और रोज़ कुछ मीठा थोड़ी मात्रा में, प्रसाद जितनी मात्रा में खाना, इसी से मन प्रसन्न रहता था। तो दुनिया भर में इतने सारे ऑप्शंस में से मुझे क्या सोचना है और क्या करना है, ये कैसे ठीक रखा जाए, इसकी ये दो बातें, सिर पे तेल की चम्पी और थोड़ा थोड़ा मीठा खाना, हमारी ऑडियंस के बहुत सारे लोगों के माइंड का जो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन लेवल है ना, वो 10 आउट 10 के नज़दीक जाना तो शुरू कर ही देगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जैसे अगर वैसे देखा जाए तो मन को खुश करना, और साइंटिफिकली भी समझा जाए तो इट इज़ ऑल कंट्रोल्ड, अवर बॉडी इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। तो होता है ना, जैसे कि परेशानी कोई भी शरीर के अंग में हो, लेकिन उसको कंट्रोल तो माइंड करता है। और एक और चीज़ मैं इस बारे में, जैसे आपने वैद्य का जिक्र किया, तो क्या आई डोंट नो इफ आई एम राइट इन दिस, वो जो नाभि चेक करके पता लगाते थे, वो अभी भी क्या इसी दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ आयुर्वेदा? हाँ, नाड़ी परीक्षा, नाड़ी सॉरी, परीक्षा से हाथ रख के नाड़ी चेक करके बहुत सारी बातें उससे पता चलती है। सो देयर वर मेनी टूल्स ऑफ डायग्नोसिस। एक प्रश्न परीक्षा होती है, मतलब उसे पूछना कि क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ साइंस होते हैं और कुछ सिम्टम्स होते हैं, राइट। साइंस तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन सिम्टम्स तो वो व्यक्ति बताएगा, तभी पता चलेगा कि सिर दर्द हो रहा है तो कितना हो रहा है, मतलब दीवार पे पछाड़ने जितना सिर दर्द हो रहा है या हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा है, मतलब किसी की आवाज़ भी नहीं सुन सकते उतना ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है या हल्का हल्का सा हो रहा है। तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसके लिए प्रश्न परीक्षा होती है। दूसरी होती है दर्शन परीक्षा, मतलब कुछ लोगों को देख के ही पता चल जाता है कि द पर्सन इज कंफ्यूज, पर्सन इज डिस्टर्ब। उसको उसकी जो गेट होती है, वो जिस तरह से चलता है, तो बैक में पेन हो रहा है या जॉइंट में पेन हो रहा है या ओबेसिटी की वजह से उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, ये दर्शन परीक्षा से पता चलता है। और तीसरा था स्पर्श परीक्षा, जिसमें एक आता है, वन ऑफ देम इज द नाड़ी परीक्षा, मतलब नाड़ी देख के शरीर में उस समय वायु पित्त कफ का स्टेटस क्या है, शरीर की 7 धातुएं होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उसका स्टेटस क्या है, उसकी पाचन की स्थिति, मतलब वो खाना अच्छे से पचा पा रहा है या नहीं पचा पा रहा है, ये सारी बातें नाड़ी से भी चेक की जाती है। तो ये सब पता लग जाता है, उससे पता लग सकता है उससे, बट नाड़ी इज नॉट दैट थिंग कि नाड़ी से ही पता लगेगा। ओके। क्योंकि जितने भी लोग हैं, कोविड में तो कोई एक दूसरे को टच तो करते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी कोविड के 3 साल तक बगैर नाड़ी परीक्षा भी सबने आयुर्वेद ट्रीटमेंट की भी है, सबने आयुर्वेद ट्रीटमेंट ली भी है। सो इट इज़ वन ऑफ द टूल्स, नॉट द ओनली टूल्स। बट हाँ, ये पक्का है कि नाड़ी परीक्षा आयुर्वेद की एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ डायग्नोसिस है, डेफिनेटली है। मैं और जैसे कुछ एक्सट्रीम डिजीजेज या बीमारियां, मैं खास करके इसका जिक्र करना चाहूँगा कि क्या वो लिटिल बिट इंक्विजिटिव अबाउट इट, जैसे 2 खास करके कैंसर और इसके अलावा डायबिटीज़, क्या इसके इलाज भी हो सकता है आयुर्वेदा से? बिल्कुल, ये हमारे ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद में 4 कैटेगरीज बताई है। कोई भी डिसीज़ की 4 कैटेगरी है। एक है सुख साध्य कैटेगरी, दूसरी है कृच्छ साध्य कैटेगरी, तीसरी है याप्य कैटेगरी और चौथी है असाध्य कैटेगरी। सो ये टर्मिनोलॉजी को थोड़ा आसान शब्दों में कहे तो सुख साध्य मतलब पेशेंट और आयुर्वेद डॉक्टर दोनों के थोड़े से एफर्ट से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके। कृच्छ साध्य मतलब पेशेंट को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वैद्य को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्योर हो जाएगा। तीसरा याप्य कैटेगरी, ये आयुर्वेद के टेक्स्ट में बताई हुई बातें मैं बता रहा हूँ। जब तक पेशेंट चीज़ों को फॉलो करता रहेगा और वैद्य की दवाई लेता रहेगा, तब तक इसकी बीमारी उसके कंट्रोल में रहेगी। जैसे ही सपोर्ट गया, वो बीमारी वहीं के वहीं पे है, वो 100% रिवर्सिबल या क्योर नहीं हो सकती। और चौथी असाध्य कैटेगरी है। कुछ कंडीशंस, कॉम्प्लिकेशंस, एज, इम्यूनिटी और कोमॉर्बिडिटी के हिसाब से पेशेंट कितना भी काम करे, आयुर्वेद डॉक्टर कितना भी काम करे, फिर भी ना सिम्टम्स क्योर होंगे ना डिसीज क्योर होगा। ओके। तो डिसीज किस व्यक्ति को हुआ है और कौन से स्टेज पे है, वो डिपेंड करेगा कि ये क्योरेबल में है, इजीली क्योरेबल में है, मेंटेनेबल है या इनक्योरेबल है। तो हमें सभी ने ये समझना चाहिए कि आयुर्वेद हज़ारों सालों से काम करने वाला वैदिक कंसेप्ट है, और वैदिक कंसेप्ट मतलब साइंटिफिक से अनेक गुना ज़्यादा जो ऊपर होता है उसे वैदिक कंसेप्ट कहते हैं।
तो उसमें कोई वो क्लेम्स नहीं होते, उसमें कोई मैजिक कभी नहीं होता, उसमें क्लैरिटी होती है। और हमारे ऑडियंस को ये भी समझना है कि आयुर्वेद के टेक्स्ट में रेफरेंस दिया है कि अब आपको सर्जरी के लिए जाना होगा। देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि वहाँ पे सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो आयुर्वेद में सर्जरी हजारों सालों से होती ही थी। आज मॉडर्न सर्जरी उतनी डेवलप हुई है, लेकिन आज भी आयुर्वेदिक सर्जरीज होती है। सो कोई भी ऐसे क्लेम में कभी ट्रैप ना हो जाए कि हम इनक्योरेबल को क्योर कर देंगे, वैसा कभी नहीं होता। लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से उसका कैटेगराइज होना, ये काम सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद डॉक्टर कर सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो आयुर्वेद सिवाय के साइंस के लिए शायद इनक्योरेबल हो, बट वो पेशेंट को क्लिनिकली चेक करने के बाद वो पेशेंट का वो डिसीज उसके लिए क्योरेबल हो भी सकता है, राइट। सो इट्स वेरी स्पेसिफिक। दूसरी आपने बात की कैंसर, तो कैंसर इज अ वेरी चैलेंजिंग कंडीशन दिस डेज। कैंसर को हम आसान शब्दों में समझाने का अगर प्रयास करें तो शरीर के अंदर कुछ ऐसी पैटर्न एक्टिवेट हो जाती है। आज भी कैंसर का स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि इस वजह से ही कैंसर हुआ। देयर आर मेनी कार्सिनोजेंस कि जो कैंसर कर सकते हैं, लेकिन उसी से हुआ ऐसा कोई अभी भी नहीं कह सकता। लेकिन ऐसी जो पैटर्न हो जाती है कि बॉडी में आवश्यकता से ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस करने की पैटर्न किसी ऑर्गन में या सिस्टम में शुरू हो जाती है, उसे कैंसर कहते हैं। अब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है ना, ये वर्ल्ड की जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन सब की जो इंटेलिजेंस की सिस्टम होगी उससे भी अनेक गुना ज़्यादा एस्टेब्लिश वाली इम्यूनिटी सिस्टम है हर एक व्यक्ति की है। आपकी है, मेरी है और आपकी भी है। तो हम सभी को याद है ना, बचपन में जब पहली बार साइकिल चलाने का मन किया था तो आपने द एज शो जैसा कोई शो लिया होगा कि साइकिल कैसे चलाए, उसकी ट्रेनिंग ली होगी, ऐसा कुछ किया था? ऑफ कोर्स नहीं किया था। एक आप थे और एक साइकिल थी और आपने साइकिल सवारी शुरू कर दी। फिर क्या हुआ? पहली डेफिनेट घटना क्या होती है? गिरते हैं, राइट? आप भी गिरे थे, मैं भी गिरा था, हर्ष भी गिरे थे। गिरने के बाद छिलता भी क्या है? घुटना और कोहनी। सबसे ज़्यादा यही दो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। देखिए, ये एग्री कर रहे हैं, आप भी एग्री कर रहे हैं, मैं भी एग्री कर रहा हूँ। मतलब देखने जाए तो हम सब की लाइफ वैसे तो एक जैसी ही चल रही है। कई बार हमें लगता है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन वैसे हमारी जर्नी एक जैसी रही है। ओके, अब घुटना कितना छिला है, कोहनी कितनी छिली है, उसका हीलिंग कैसे करना, ये तो सिस्टम को पता था। सो 10-15 दिन में अपने आप वो हील हो जाता था ना। दैट मीन्स आवर इम्यूनिटी इज सुपर इंटेलिजेंट कि क्या एबनॉर्मलिटी है उसको पहले जैसा कैसे करना, ये इम्यूनिटी को आता है, जिसे आयुर्वेद ने ओज कहा है। ओज, जैसे हम ओजस्वी ऐसा शब्द बहुत बार यूज करते हैं, तो शरीर के अंदर जो ओज होता है, जो बल होता है, जो इम्यूनिटी होती है, वो सभी कंडीशंस को अपने तरह से कंट्रोल करके नॉर्मलाइज करने का एफर्ट करती रहती है। लेकिन क्या होता है, जैसे साइकिल से गिरे, घुटना छिला, कोहनी छिली, अब दिन में 3 बार आप वहीं पे डैमेज कर रहे हो, अब क्या हीलिंग हो पाएगा आसानी से? एक ही जगह पे बार बार टॉर्चर हो रहा है। अब वो वुंड नॉन हीलिंग वुंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए जितना समय चाहिए था उतना समय उसे नहीं मिलता, और अगेंस्ट वाले जो फैक्टर्स है वो ट्रिगर करते ही रहते हैं। अब वो नॉर्मल हील होने वाली चीज़ नॉन हीलिंग वुंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कैंसर या डायबिटीज़, ये सारी कंडीशंस एकदम से नहीं आती। किसी ना किसी लेवल का टॉर्चर अपनी लाइफ में उस व्यक्ति ने भुगता होता है। वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, डाइटरी हो सकता है, नींद पूरी ना होना ये हो सकता है, ओवर एम्बिशियस होना हो सकता है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आ गई, ऐसा भी हो सकता है। सो ऐसी टॉर्चर वाली कंडीशंस लंबे अरसे तक चले कि बीच में इम्यूनिटी को हील करने का मौका ही ना मिले, तब जाके ये इनक्योरेबल वाली कंडीशंस किसी भी डिसीज़ की हो सकती है, जिसमें कैंसर भी आ सकता है, डायबिटीज़ भी आ सकता है। तो हम इसको अर्ली स्टेज पे जितना आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है परिवार की। सो परिवार में जो लोग सुकून वाले होते हैं ना, वो सबको वॉच करते रहते हैं।
पहले ये सुबह उठ के जब ऑफिस जाता था तो फ्रेश होके जाता था, अब रोज जाता है तो जैसे ऐसे मजदूरी की तरह जा रहा है। तो फैमिली ही पहला ट्रेस कर लेगी कुछ गड़बड़ी शुरू हो चुकी है, तो उनके लेवल पे सॉल्व हो जाए, दैट इज़ नंबर 1 ट्रीटमेंट। अगर वो नहीं होता तो सभी के पास आज के 2024 के युग में एक फैमिली आयुर्वेद डॉक्टर होना बहुत ही आवश्यक है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि किसी भी डिसीज़ को अगर आपने अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लिया तो उसकी होम रेमेडीज से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनको शायद दवाई लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। राइट। रात को पूरी नींद लेने से, मतलब 10-11 तक कोई व्यक्ति सो जाता है और सुबह 6-7 तक की वो पूरी नींद लेता है और सुबह बगैर अलार्म के फ्रेश उठता है। सुबह उठने पे फ्रेश फीलिंग आनी चाहिए, दैट इज़ द मार्कर। दैट मीन्स आने वाले 24 घंटे के लिए उसकी इम्यूनिटी उसको 100% प्रोटेक्शन दे पाएगी। रात की पूरी नींद, सुबह फ्रेश आंखें खुलती है, मतलब रात की नींद परफेक्ट हो गई, उसकी वैलिडिटी 24 घंटे की इम्यूनिटी आपको दे देती है। और किसी लोगों ने सोना कम कर दिया रात को, और वो जो बैकलॉग होता है ये कुछ महीनों बाद वो पूरा कॉम्प्रोमाइज़ उसके ओज पे आता है, उसकी इम्यूनिटी पे आता है, उसके थॉट्स पे आता है, और फिर सारे डिसीज़ के लिए ग्राउंड ओपन हो जाता है। तो कैंसर को हमें इस तरह से समझना है कि किसी भी सब्सटेंस का, वो थॉट्स हो, इमोशंस हो, या कोई एडिक्शन वाली बातें हो, या इवन जंक फूड का भी टॉर्चर हो सकता है, उन चीज़ों से बचना बहुत ही आवश्यक है। और अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने पे अगर वो क्योरेबल स्टेज में है तो आयुर्वेद उसको बहुत अच्छे से एड्रेस करके क्योर डेफिनेटली कर सकता है, बस उसका स्टेज क्योरेबल होना बहुत आवश्यक है। और दूसरा आपने डिसीज़ के बारे में पूछा, डायबिटीज़। डायबिटीज़ में 2 मेजर कंडीशंस है मॉडर्न साइंस के हिसाब से। एक तो वो ऑर्गन पूरा कोलैप्स हो चुका है, वहाँ पे इंसुलिन बॉडी में जनरेट होने की मैकेनिज्म है ही नहीं, ख़त्म हो गई। बीटा सेल्स आर नो मोर, वो अपना काम नहीं कर सकते। ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसमें इंसुलिन जो बॉडी प्रोड्यूस करने वाला था वो बाहर से लेना ये एकमात्र चिकित्सा है। इसमें किसी को मिसगाइड नहीं होना चाहिए, वरना वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2, ये लोगों ने समझना बहुत आवश्यक है। दूसरी कंडीशन होती है कि कुछ सालों तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू होता है। अब आयुर्वेद इसको 2 तरीके से देखता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, पूरे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का और लाइफस्टाइल का कॉम्प्रोमाइज़ ये ब्लड शुगर को एलिवेट करता है। उसे समझ के, उसे रेक्टिफाई करके, उसे मॉडिफाई करने से ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। सो मेजॉरिटी ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स ऑफ टाइप 2 दे फॉल इनटू दिस कैटेगरी, कि उनका पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रखा है, और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर अभी भी उसकी लाइफ में है। उसे जब हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी रेमेडी शुरू करते हैं, उसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और उसका जितना समय लगता है उतना समय हम लगाते हैं, फिर वो चीज़ें कंट्रोल हो जाती है, ब्लड शुगर रेंज में आ जाता है। फिर उसके बाद भी हम उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। जब आज हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिन चीज़ों को हम उसके मार्किंग्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट्स अ ब्लेसिंग। हमें उसका यूज़ करना चाहिए और उसको हमारे आयुर्वेद कंसेप्ट के साथ हमने उसने जोड़ना चाहिए। तो वो कंट्रोल करते हुए वो चीज़ें कंट्रोल में आती है, वो लाइफस्टाइल भी कंट्रोल में रखता है। अब वो बगैर दवाई के भी डायबिटीज़ से फ्री होकर आगे चल सकता है। और कुछ डायबिटिक कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें ऑर्गन्स ने अपना काम 100% बंद नहीं किया, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। इंसुलिन बंद तो रहा है, लेकिन इंसुलिन का रेजिस्टेंस आ रहा है। इस कंडीशन को आयुर्वेद पूरे अलग तरीके से देखेगा। तो पेशेंट के लिए डिसीज़ सिर्फ डायबिटीज़ है कि मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा जा रहा है। आयुर्वेद देखेगा कि आपकी क्लिनिकल कंडीशंस, आपकी लाइफस्टाइल और आपका ब्लड शुगर, ये तीनों मिला के आपकी पर्सनलाइज ट्रीटमेंट क्या होगी। तो हर व्यक्ति के डिसीज़ का जो स्टेज होता है उसके हिसाब से उसके लिए वो क्योरेबल हो भी सकता है, मेंटेनेबल भी हो सकता है और इनक्योरेबल भी हो सकता है। लेकिन आयुर्वेद इसको बहुत अच्छे से एड्रेस करता है और बहुत सारे केसेस कंप्लीट रिजॉल्व हो भी जाते हैं। जैसा बताया इस चीज़ के बारे में, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मेडिसिन। अगर आयुर्वेदा को कंप्लीटली अगर देखा जाए ओवरऑल पिक्चर, इट्स अबाउट योर लाइफस्टाइल, इट्स अबाउट योर मेंटल वेलबींग, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। एक चीज़ सर मैं पूछना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट माइंड, इस हिसाब से ये जो
प्रैक्टिस या एक हमारी जो प्रोसेस है जो हज़ारों साल से चली आ रही है, उस हिसाब से ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेदा उस हिसाब से दैट इज़ अंडररेटेड। मतलब आज अगर हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में अगर कोई सपोज कोई बीमार पड़ जाता है, सीज़न चेंज हो गया, किसी को वायरल हो गया, बुखार हो गया, हमारे दिमाग में सबसे पहले थॉट आता है कि अच्छा डॉक्टर के पास गए, दवाई प्रिस्क्राइब करके उन्होंने दे दी, एंटीबायोटिक ले ली, 3-4 दिन तो वैसे ही वो प्रोसेस ही ऐसी कि 3-4-5 दिन के बाद हम ठीक हो जाएंगे। इस तरह का थॉट अभी क्यों नहीं आ रहा कि आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जाया जाए, या फिर स्पेशली इन द मेट्रो सिटीज़ में, हर अलग अलग सिटीज़ को कंसिडर करो तो स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में इस तरह का क्यों है माइंडसेट कि लोग आयुर्वेदिक कंसल्टेंट या डॉक्टर को कंसिडर पहले नहीं करते? Yes, that's a very true observation. It is definitely underrated. भारत ने एक लंबा कालखंड गुलामी की स्थिति में देखा हुआ है। उसमें ब्रिटिशर्स का जब भारत के ऊपर साम्राज्य था, उनके गैजेट में ये चीज़ मेंशन की गई थी कि भारतीय पूरा जो हमारा सोशल इंजीनियरिंग था और भारत की जो एकता थी, उसको तोड़ने के जो कुछ उन्होंने स्ट्रेटेजिक अप्रोच किए थे, उसमें एक हमारी गुरुकुल व्यवस्था थी, और गुरुकुल मतलब पूरी टीचिंग सिस्टम जो थी, और दूसरी जो थी उसमें ये आयुर्वेद भी थी। होता क्या था, आयुर्वेद को हज़ारों सालों से इट वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी। मतलब जो राज वैद्य होते थे वो राजा के परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल तो रखते थे, लेकिन समग्र प्रजा के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की भी जिम्मेदारी उनकी थी। तो उन्हें अपना घर चलाने के लिए क्या करना है ये नहीं सोचना है, राइट। इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट। राजवैद्य को सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उनका ये दायित्व था कि प्रजा का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। तो आयुर्वेद को इस तरह से बनाया गया है कि हमारे घर पे जब सब्जी बनती है, दाल बनती है ना, तो उसमें जो मसाले डाले जाते हैं, उसमें जो तेल यूज होता है, उसमें जो घी यूज होता है, दैट इज एक्चुअली द आयुर्वेदा प्रैक्टिस। यस। तो हल्दी का यूज, अजवाइन का यूज, नमक का यूज, तेल का यूज, घी का यूज, ये सारी बातें उस तरह से रखी जाती थी कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी गड़बड़ी होगी, लेकिन योर फूड विल बी योर मेडिसिन। और वो भी सीजन के हिसाब से सब्जियां बदलती रहती थी, फ्रूट्स आते रहते थे, सारे ग्रेन्स अलग अलग होते रहते थे, और दाल जितनी भी है वो अलग अलग तरह की दाल आती रहती थी। तो फूड को प्रिपेयर करने की जो हमारी पूरी जो व्यवस्था थी, वो पूरा आयुर्वेद प्रिवेंटिव लेवल पे वहाँ पे हर घर में रखा गया था। और उसकी बेसिक जानकारी, मतलब किसी को पेट में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तो ये उसके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसको तीखा और खट्टा नहीं खाना चाहिए, ये पूरे परिवार को पता रहता था। तो प्रॉब्लम आगे ना बढ़े, उसका ओरिएंटेशन पूरे सोसाइटी में, पूरे फैमिली में और किचन लेवल तक उसको पहुंचा दिया गया था। और फिर भी वैद्य उपलब्ध थे। ये होने के बाद भी अगर कोई गंभीर समस्या हो जाती है, किसी को खांसी ठीक नहीं हो रही, किसी की जुकाम ठीक नहीं हो रही, किसी को सर दर्द अनबेरेबल हो रहा है, किसी को बाउल मूवमेंट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर वैद्य कुछ औषधियाँ दे करके उनको रिजॉल्व कर देते थे। तो ये बातें इतनी आसानी से लोग इन चीज़ों से जुड़े हुए थे। अभी ब्रिटिश गैजेट में ये लिखा गया है कि इफ़ समवन इज प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा, उनको जेल में डाल दो। ये ऑथेंटिकेटेड वे ऑफ मेडिकल सिस्टम नहीं है। और किसी को कोई जेल में डालता है तो लोग उसके प्रति किस तरह से देखेंगे कि ये कोई सिविलियंस से अलग है, सिविलियंस के अगेंस्ट वाला कोई है। तो अब कोई आयुर्वेद प्रैक्टिस खुल के करेगा भी नहीं, और अगर कोई आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने जाता है तो वो भी उसके लिए अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उनको एक अलग दुकान चलानी थी, उनको दवाइयाँ बेचनी थी, उनको अपनी सिस्टम को पावरफुल दिखाना था कि ये जो आप कर रहे हो वो नॉन साइंटिफिक है, हम जो आपको दे रहे हैं वही साइंटिफिक है, वही आपको खाना है और वही आपको पूरी लाइफ खाना है। डायबिटीज कहाँ पे क्योर हो रहा है? पूरी लाइफ दवाई लेनी पड़ रही है। ब्लड प्रेशर कहाँ ठीक हो रहा है? पूरी लाइफ दवाई खानी पड़ रही है। ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई इस तरह से, आयुर्वेद को विलन बताया गया और ये सारी चीज़ों को ऐसे सेलिब्रेट किया गया और साइंटिफिक वे में प्रेजेंट किया गया। फिर अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कब गए अंग्रेज? 1947 में गए। भारत की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का आयुष मंत्रालय कब बना? 2014 में। अच्छा, मतलब जो नई जब से सरकार बनी 2014 तक आयुष मंत्रालय जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी।
पूरा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक मिनिस्ट्री होती थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा वेरी वेरी मार्जिनलाइज आयुष हुआ करता था। और आयुष में भी आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये पूरा बुके रहता था। तो आयुर्वेद तो मतलब एक छोटे बिंदु समान हुआ करता था। बट 2014 से आज हम 2024 की बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल में आज WHO का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर GCTM, ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, हमारे भारत के गुजरात के जामनगर में वो बन रहा है। WHO का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ये भारत की भूमि में और हमारे गुजरात के जामनगर में बन रहा है, ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो जैसे हमारी भारत की आयुर्वेद परंपरा है, विश्व के सभी देशों की अपनी कुछ ऐसी ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम है, आज भी है, और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए भी है। लेकिन उसके लिए कुछ अलग से मिनिस्ट्री नहीं थी, उसके लिए कुछ अलग से बजट नहीं था, इसलिए उसकी उतने बड़े दायरे पे अवेलेबिलिटी नहीं थी। आज कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है और उसको मेडिकल में इंटरेस्ट है, तो उसका ड्रीम क्या होगा कि वो आयुर्वेद डॉक्टर बनना चाहता है, एलोपैथी डॉक्टर बनना चाहता है, क्योंकि वो एलोपैथी डॉक्टर्स की हॉस्पिटल्स उतनी ज़्यादा देखी गई है, इसलिए उसका ड्रीम भी वो हुआ करता था। मतलब बचपन से उसका माइंडसेट वो चलता था। लेकिन आज 2024 में 11th-12th साइंस में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चों का ये ड्रीम होता है कि मैं हाई स्कोर लाके विथ माय चॉइस, मुझे सारी एडमिशन्स की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद मैं आयुर्वेद में ही एडमिशन लेने के लिए 12th में हाईएस्ट नंबर्स लाऊंगा, और वो आयुर्वेद में एडमिशन आज ले रहे हैं। सो द थिंग्स आर नाउ बीइंग एक्चुअल रेटेड, जो अंडर रेटेड थी अब वो एक्चुअल रेटेड की दिशा में आगे चल रही है। मतलब पिछले 10 सालों से मैं कह सकता हूँ ये जो सरकार है उनका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रहा है आयुर्वेदा की तरफ। पूरे भारत के घर घर तक जिस चीज़ का एक्सेप्टेंस है, और देश के बजट के लिए भी ये चीज़ें बहुत फ्रेंडली है। मतलब हेल्थ केयर के पीछे कितना पैसा जा रहा है, अगर लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, लोग ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा, और लोगों का खर्चा मतलब सरकार का खर्चा कम होगा तो लोगों को टैक्स भी कम देना पड़ेगा। सो इट इज़ एक्चुअली इन फेवर ऑफ ऑल। मतलब आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है और देश का खर्चा कम हो रहा है, तो आपका टैक्स भी आने वाले कुछ दशकों के बाद कम हो जाएगा। तो भारत के जनमानस के देखते हुए कि आयुर्वेद का एक्सेप्टेंस है, और कोविड में तो सबने मतलब डबल प्रूफ हो गया ये सारी चीज़ें। अब इस दिशा में ये काम रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और कुछ ही दशकों में उसके बहुत सुवर्ण परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। जैसा आपने कहा इसमें कि ऑफ कोर्स जितना लोग हेल्दी रहेंगे, जो आपने पूरा एक इसका सारांश बताया, मतलब जो लोग इसके फेवर में नहीं है शायद, इसलिए आई हैव हर्ड सर्टेन इंस्टेंसेस, मतलब मैं सेक्शन ऑफ पीपल की यार ये तो स्कैम है, झोल है, बट ठीक है, हो सकता है किसी के साथ बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ होगा। हर जगह पे फ्रॉड होता है, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, हर जगह पे हो। लेकिन जो लोग उसके फेवर में नहीं हो तो यही बोलेंगे कि यार ये तो सब इट इज ऑल इट्स अ स्कैम। यस, वो हमारे बंधु और भगिनी है ये जो बोल रहे हैं। होता है कई बार कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, मतलब कई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में पुलिस आपको प्रोटेक्शन देती है, तो वो पुलिस के प्रति आपका ग्रेटिट्यूड होता है कि पुलिस की वजह से आज मैं बच गया। और कुछ लोगों की एक्सपीरियंस अदरवाइज भी होते हैं, तो वो फिर नेगेटिव कैन नॉट डू बोलेंगे। द जनरलाइज स्टेटमेंट। यस, राइट। ये बात वो लोग आयुर्वेद के संदर्भ में सोचना भूल जाते हैं, इसलिए वो अपना रिस्पॉन्स ऐसे देते हैं। लेकिन उन्हें भी पता है कि उनके दादा दादी और उनके दादा दादी और उनके दादा दादी को जब कोई हेल्थ की समस्या आई थी, आयुर्वेद के सिवा वहाँ पे कुछ था नहीं, तो वो वैद्य ने उनके परदादा को जब ठीक रखा था। हमारे परिवार में किसी ने किसी की थोड़ी भी हेल्प की होती है तो कई पीढ़ियों तक हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो जिनको आयुर्वेद के बारे में नहीं पता, वो भाइयों और बहनों को हम सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि अगर आप सिर्फ इस बात को याद कीजिए कि आपकी पीढ़ियों की रक्षा करने में आयुर्वेद ने और आयुर्वेद के डॉक्टरों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। सिर्फ उनके प्रति थैंक यू वाला भाव भी रखिए और आप न्यूट्रल रहिए। मतलब कोई मुझे पूछता है कि ये 100 माले की बिल्डिंग बनानी है तो कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, आई वुड हम्बली से कि मैं इस बात का एक्सपर्ट नहीं हूँ। यू शुड टेक एन ओपिनियन फ्रॉम द डोमेन एक्सपर्ट। आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। तो ये बात याद रखेंगे तो उसके बारे में जो नकारात्मक बातें गलती से निकल जाती है वो फिर निकलना बंद हो जाएगा। तो
वो भी हमारे भाई बहन हैं, वो उनको भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो आयुर्वेद उनको भी उतने ही प्यार से उनको ठीक करने के लिए अवेलेबल रहेगा। मैं एक और चीज़ जो मैंने इन मिड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन जो मैं कोरिलेट कर सकता हूँ जी, कि अल्टीमेटली तो सब चीज़ें हमारे मन से जुड़ी हुई है। और यस, मन जब आपके पास पॉजिटिविटी होती है, आपका परिवार होता है, तो शायद इसलिए ये लॉजिक है कि जो गांव के लोग होते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। मतलब मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि Right. मतलब इन टर्म्स ऑफ फैमिली सिस्टम कि अगर आप कभी आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, मूड खराब है, तो आपको कोई बताने वाला होता है। आज के समय में क्या हो गया है कि लोग, वैसे तो देखा जाए ज्योग्राफिकली लोग एक हो गए हैं, लेकिन एक होके भी अलग हो गए हैं। बिल्कुल। दोनों बातों के ऊपर हम बात करेंगे, मन और शरीर। आयुर्वेद में किसी भी डिसीज की शुरुआत या तो मन से होगी या तो शरीर से होगी, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे उसको वो कैच तो करेगा। जैसे पैर में कांटा लगता है तो प्रॉब्लम की शुरुआत तो शरीर से हुई, लेकिन उसका दर्द आपको फील होता है, मतलब आपका माइंड फिर इरिटेटेड रहता है। अगर पैर में कांटा लगा हुआ है और पेन हो रहा है और कोई आपकी फेवरेट रेसिपी भी अगर आपके सामने रख देगा तो आपका मन उसमें नहीं करेगा। आपको कोई अच्छा जोक भी सुना देगा, लेकिन वहाँ पे फिजिकल डिस्टर्बेंस होने की वजह से आपका माइंड हैप्पी फील नहीं करता, राइट। और ऐसी ही दूसरी बात होती है, किसी माइंड के लेवल पे किसी ने किसी के ऊपर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया, ऐसा टॉन्ट मारा और पब्लिकली उसको ह्यूमिलिएट किया। अब धीरे धीरे उसके शरीर में फिर उसको कोई खाना बोलेगा, यार मुझे भूख नहीं है, क्यों? अरे मेरा मूड ठीक नहीं है। तो माइंड से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसका फ्लॉप हो गया, होल्ड पे चला गया। सो ये गड़बड़ी शुरू हुई माइंड से, और फिर उसका इरिटेशन धीरे धीरे उसको एसिडिटी तक ले जाएगा, उसको वॉमिटिंग तक भी ले जा सकता है। और अगर किसी ने डरा दिया तो रुक अभी मैं 15 लोगों को लेके आता हूँ, ऐसे किसी ने डरा दिया तो फिर उसकी कंडीशन और भी पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। ऐसी कंडीशंस में कुछ लोगों को डायरिया भी हो जाता है, कुछ लोगों का यूरिन कंट्रोल चला जाता है। सो माइंड से बॉडी के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। तो कोई भी डिसीज या तो मन से शुरू होकर शरीर पे जाएगा या शरीर से शुरू होकर मन पे जाएगा। आयुर्वेद इंपॉर्टेंस देता है शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। माइंड से शुरुआत होती है, लेकिन माइंड का जो परफॉर्म करने का दायरा है वो शरीर है। अगर शरीर ठीक है तो मन को तो हैंडल कर लेंगे। तो शरीर को खलु धर्म साधनम, प्रथम साधन बोला है कि अगर आप जिंदा है, कि अगर आपका शरीर ठीक काम कर रहा है, फिर आपका मन कुछ भी करवा सकता है। लेकिन अगर शरीर ठीक नहीं है तो फिर आप कुछ भी सोचो, एक लेवल से ज़्यादा आप आगे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो शरीर की केयर करना आवश्यक है। और मन की बात जो आपने गांव के बारे में बताई, गांव या शहर दोनों में जिस बात से इसका फर्क पड़ता है वो ये होता है कि गांव में पड़ोसी के घर अगर शादी होती है ना, तो बारात कहाँ से आने वाली है, बारातियों में कौन कौन रहेगा और खाने में क्या बनने वाला है, ये पूरे गांव को पता होता है। और पूरे गांव का अधिकार भी होता है, वो बोले यार तू रबड़ी बनाना, हाँ ये रखना बहुत ज़रूरी है, इसके साथ ये अच्छा लगेगा। बोले यार मेरे घर में शादी है, तू कौन होता है बोलने वाला? अरे ये शादी तेरे घर में भले हो रही है, ये पूरे गांव का सेलिब्रेशन है। अच्छा सेलिब्रेशन हो या कोई चैलेंजिंग कंडीशन हो, सब एक साथ जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के। भाई कहाँ जा रहा है तैयार होके, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। वो ऐसा नहीं बोल सकता, उसे बताना पड़ेगा मैं इस कारण से जा रहा हूं, राइट। तो ये जो चेतना, जितने ज्यादा लोगों की चेतना जुड़ी हुई होती है ना, वो हमेशा स्वस्थ रहती है। जैसे एक पानी का एक गिलास होता है, उसमें कुछ खराब पानी आपने डाल दिया और एक बड़े से समंदर में आपने थोड़ा सा खराब पानी डाल दिया है, तो समंदर के वाटर क्वालिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि उसकी चेतना विशाल चेतना हो गई। तो जब आप ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं होती, वो 100 लोगों में अब्जॉर्ब हो जाती है। हर कोई पूछेगा, हर कोई उसका फॉलोअप लेगा, हर कोई उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। उसको सॉल्व करने में 100 लोग खड़े हैं मेरे साथ, मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम को 100वें हिस्से की मेरी है, बाकी 99 तो मेरे लोगों ने बांट ली है। ये बात छोटी सी प्रॉब्लम को कुछ घंटों में, कुछ दिनों में सॉल्व कर देता है। अगर वो बंदा गांव में रहते हुए भी अगर अतड़ा रहेगा ना, लोगों से जुड़ेगा नहीं, अपनी बातें शेयर नहीं करेगा, दूसरों के प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं होगा, उसकी भी हालत वैसी ही होने वाली है जैसी शहर में अकेले प्राइवेसी वाले थॉट प्रोसेस में जो हो रहा है। तो प्राइवेसी के बारे में हम हमारे ऑडियंस को ज़रूर ये बात बताना चाहेंगे कि प्राइवेसी में एग्जैक्टली करना क्या है आपको यार। सारी चीज़ों में प्राइवेसी रख करके आप अचीव क्या करोगे?
अल्टीमेटली प्राइवेसी लीड्स यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्शंस। तो थोड़ी कुछ बातें, थोड़े कुछ एक जोन में आप होते हो तब ठीक है प्राइवेसी, आप थोड़े टाइम आपने प्राइवेसी का एक्सपीरियंस कर लिया, मतलब रोलर कोस्टर राइड में बैठना था, बैठ लिया, आपका एक एडवेंचरस एक हॉबी था। अब रोज सुबह दोपहर शाम थोड़ी रोलर कोस्टर में बैठोगे। सो सब कुछ अपने अंदर रखना, किसी को पता ना चल जाए, ये जो थॉट प्रोसेस होती है ना, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम में आपको बहुत सारे डॉक्टरों का पता चल जाएगा। ये तो है। तो आप चीजों को मतलब छुपा छुपा के मत जिए। मन को आप जितना खुला रखेंगे, जहां तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप अच्छे इंसान हैं, तो फिर आपको चीजें छुपाने की आवश्यकता क्या है। सो खुले मन से जीने वाले लोग बगैर डॉक्टर और बगैर दवाई के पूरी लाइफ हेल्दी रहते हैं। और गांव में जबरदस्ती आपको खुले मन का होना ही पड़ता है। आप कुछ नहीं बताएंगे ऐसा चलेगा नहीं, वो अधिकार से आपको पूछा, अरे ऐसे कैसे नहीं बताएगा, तो तुझे बताना ही पड़ेगा। इसीलिए जब लोग हम अपने यार दोस्तों के साथ होते हैं ना, वहाँ पे वो इसी तरह से बिहेव होता है कि एक सैड है तो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, जब तक इसको हैप्पी नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यही बातें परिवार में भी होती है। तो ज़्यादा लोगों से जुड़े रहना, चेतना का एक बड़ा सा जुड़ाव आपको मेंटल डिसऑर्डर से तो डेफिनेटली बचा देगा। और अगर आपका माइंड फ्रेश रहा ना, तो लाइफ के सारे डिसीजंस, मतलब दुनिया में सैकड़ों विकल्प होते हैं, उसमें से हम अभी एक ही काम एक साथ कर सकते हैं। वो कौन सा आपके लिए मोस्ट फेवरेबल होगा, ये डिसीजन आप अच्छे से ले पाएंगे अगर आपका मन प्रसन्न है तो आप मन को प्रसन्न रखिए और बाकी चीज़ें तो आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे अकेलापन है, आपने जैसे गांव का एग्जांपल लिया, लोग साथ में होते, तो जो अकेलापन है आजकल माइंड के अंदर क्या क्या चल रहा है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, आपको अपनी प्राइवेसी चाहिए। इसी चक्कर में मतलब कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, मतलब कोई उम्र होती है 25 साल 30 साल, उससे पहले ऐसी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। बहुत बुरा लगता है जब ऐसी बातें सुनने में आती है, देखने में आती है। तो अभी जो पेरेंट्स बने हुए हैं, ताज़े पेरेंट्स बने हैं, जिनके बच्चे 10 15 20 साल के हैं, वैसे पेरेंट्स जो है, अब पेरेंट्स जिस तरह से घर का माहौल बनाते हैं, बच्चों में वो चीज़ें अनेक गुना ज़्यादा बढ़ती है। मेरी बातें मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा, तो बच्चा उससे 1000 गुना प्राइवेसी कैसे रखे, वो उसका एक्सपर्ट बनने की दिशा में जाएगा। तो छोटी छोटी बातों से ये बात बिगड़ भी सकती है और बात सुधर भी सकती है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली सोचना चाहिए। आज एज एन आयुर्वेद डॉक्टर मेरे क्लिनिक में हैप्पी फैमिली काउंसलिंग ऐसा एक सर्विस है, एंड पीपल डू कम, हस्बैंड वाइफ आते हैं, पेरेंट्स बच्चों के साथ आते हैं, और बहुत सारी बातें ये पूरे सेशन में डिस्कशन में जब आती है, उसका नाम है हैप्पी फैमिली काउंसलिंग। तो हैप्पीनेस का अगर क्राइटेरिया दोनों का है, जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं एज अ गेस्ट या पेशेंट जो भी, उन दोनों का मेरा एक ही सवाल होता है, भैया हैप्पीनेस के लिए आ रहे हो, देन यू आर वेलकम, आई विल प्रोवाइड यू। फिर जहाँ पे डिस्कशन शुरू होता है तो कुछ बातें, अरे ये तूने उस टाइम क्यों नहीं बोला, लेकिन तूने शक्ल ऐसी बना रखी थी, मैं बोलता तो समझता नहीं मेरी बात को। तो जो कम्युनिकेशन राइट टाइम पे राइट मैनर में दूसरों को हर्ट किए बगैर अगर हो जाता, तो घर में झगड़ा ना होता, बात डिवोर्स तक ना पहुंचती, फैमिली सेपरेट करने तक वो बातें ना पहुंचती, और लोग एक दूसरे से अलग होके, परिवार से अलग होके, आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे अलग होंगे, आप फल और सब्जी से कैसे अलग होंगे। यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। मतलब ब्रीद इन करने के लिए आपको कॉस्मिक एनर्जी में कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करना होता है, देन यू बिकम एलिजिबल टू रिसीव द ऑक्सीजन। मतलब यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समथिंग फॉर योर एग्जिस्टेंस। तो आप दूसरों के साथ जुड़े रहना, ये भावना रखिए। आप किसी पे डिपेंडेंट है या कोई आप पे डिपेंडेंट है, ऐसे फॉल्स इक्वेशन बनाइए ही मत। वहां से या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, वो बंधन वाली फीलिंग आती है। इट्स नॉट अबाउट डिपेंडेंसी, it's about being connected. It's a privilege to remain connected. It's a privilege. और ये सारी बातों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कभी ना कभी लाइफ में बैलेंस जब जाता है तो कोई खड्डे में गिर जाता है। अब वो जोन ऐसा है कि बहुत पावरफुल इंसान लेकिन 20 फुट खड्डे में अंदर गिरा हुआ है, अब उसको क्रेन का सपोर्ट या रस्सी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। चाहे उसने लाइफ में 1000 लोगों को रेस्क्यू किया हो, लेकिन अभी वो जिस कंडीशन में है वहां पे उसको सपोर्ट लेना पड़ेगा, राइट।
तो ये बातें जब आप बहुत डार्क जोन में आते हो तब आप इस सेशन का सपोर्ट ले सकते हो। आप आयुर्वेद डॉक्टर से बात कर सकते हो, वो आपको काउंसलिंग भी देंगे, आपको डाइट सजेशन भी देंगे। डाइट की बात हर सबको हम बता देते हैं, जब भी आप सैड फील करो ना, तुरंत घर में कुछ मीठा खा लो, या तो गुड़ खा लो, या तो लड्डू खा लो, या तो खजूर होती है डेट्स खा लो, या तो मीठा केला खा लो। जब भी सैड करे कुछ मीठा खा लो जो नेचुरल वाला हो, राइट, जो प्लास्टिक रैपर में जो पर्पल कलर में खुलता है उसकी बात में नहीं कर रहा, राइट। तो जब भी लोगों को सैडनेस वाली फीलिंग आती है ना, उनको शुगर चाहिए, क्योंकि वो मधुर रस वाला है, और मधुर रस हमने बताया कि मन को प्रसन्न करता है। तो प्रसाद में अगर नहीं आ रहा, या आप तो घर में प्रसाद की व्यवस्था भी शुरू कर दो, रोज थोड़ा थोड़ा मीठा वैसे ही आएगा तो माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जब आप मीठा खा लेते हैं ना, तो ये एक जो लूप बना हुआ होता है, डार्कनेस वाला, नेगेटिविटी वाला, हर्ट वाला, वो लूप इमीडिएट टूट जाता है। अगर मीठी चीज़ों से आपने लूप तोड़ दिया तो किसी भी एडिक्शन के डायरेक्शन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आज पूरे वर्ल्ड में ये डी एडिक्शन सेंटर्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कितने ज़्यादा बड़े हुए हैं, क्योंकि वो अपना लूप तोड़ नहीं पाते थे वो नेगेटिविटी वाला। तो उनके लिए वो एक तरीका होता था कि हम किसी ना किसी सब्सटेंस का यूज़ करना शुरू करें। अब प्रसाद को यूज़ करना शुरू कर दीजिए ना, दिन में 2 बार छोटा सा प्रसाद आप लेना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर किसी सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंसी या किसी एडिक्शन में जाने की आपको कभी भी आवश्यकता नहीं होगी। राइट। और नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर आयुर्वेदा इट लुक्स कि इट इज़ बाय डिफॉल्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर मैं खास करके अगर भारत की बात करूँ, जैसा आपने सारे पॉइंटर्स बताए, इसके अलावा मैं आपकी जो क्लिनिक है आपका, इट्स लाइक गणत्र आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा क्लिनिक। इससे पहले मैं शब्द को समझना चाहूँगा, व्हाट इज़ पंचकर्मा। मैंने कई जगह ये शब्द के बारे में सुना हुआ है। यस पंचकर्मा मतलब लोगों को लगता है कि एक पंच आके एक आके कर्म कर देगा तो काम आसान हो जाएगा, वैसे काम ये ऐसा ही करता है। पंचकर्मा, ऐसे पंच मीन्स 5 एंड कर्म मीन्स प्रोसीजर, और आयुर्वेद की जो प्रोसीजर्स होती है उसका इफेक्ट टिश्यू लेवल तक होता है। सो आयुर्वेद में 5 ऐसी डिटॉक्स प्रोसीजर्स बताई हुई हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। ऐसे 5 कर्मों से किसी, जो हमने आगे जो डिसीज़ की कैटेगरीज की बात की, कि कुछ डिसीज़ ऐसे होते हैं जो वो बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन में, कॉम्प्लेक्स स्टेज में आ जाते हैं, वहाँ पे टिश्यू लेवल का डिटॉक्स करना ज़रूरी होता है। इन 5 कर्मों में से किसी भी कर्म का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे और उससे उस व्यक्ति का डिटॉक्स होगा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जो एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है, उसके डूज एंड डोंट्स होते हैं। और ये पंचकर्म करने के बाद, पंचकर्म में सारे कर्म एक साथ करने ज़रूरी नहीं होते, कोई भी पंचकर्म वैद्य डिसाइड करता है कि उसके लिए सबसे पहला ये ज़रूरी है, और ये करने के बाद उसका डिसीज़ तो जो कॉम्प्लेक्स कंडीशन में था वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। लेकिन लाइटनेस इन बॉडी, फ्रेशनेस इन माइंड, हैप्पी इमोशंस, क्लैरिटी ऑफ लाइफ, ये सारी बातें उसके पैकेज में फ्री आती है। मतलब किसी ने आपके ऊपर 200 किलो का कोई वजन रखा हुआ है और धीरे धीरे करके कोई पूरा वजन हटा लेता है, हाउ लाइट यू विल फील इमीडिएटली। तो ये पंचकर्म के किसी भी कर्म के बाद वो लाइटनेस इन बॉडी एंड फ्रेशनेस इन माइंड एंड हैप्पीनेस इन इमोशंस, ये उसका इमीडिएट इफेक्ट होता है। और इसी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में लोग आयुर्वेद की इस पंचकर्म थेरापी की दिशा में इंक्वायरी करना शुरू कर दिया है लोगों ने, और एक्सपीरियंस करना भी शुरू कर दिया है। एंड एवरी ईयर वंस, जैसे साल में एक बार दिवाली के टाइम पूरे घर में डीप क्लीनिंग होता है, वैसे ही साल में एक बार वेलनेस पंचकर्म, डीप क्लीनिंग पूरे बॉडी का भी इस तरह से अगर कोई कर लेता है तो बहुत सारे लेवल पे उसके हेल्थ के इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और इसके अलावा जैसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कितने लोगों को, अगर हम इसकी एक एज एन एस्टिमेट, अगर आई कैन से पेशेंट्स और ऑल दोस पीपल हु हैव बीन टू योर क्लिनिक, आपने ऐसे कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? यस, आई वुड से दैट 4 से 5,000 केसेस डिटेल में जिन्होंने रेगुलर ट्रीटमेंट लिया हो। सो आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 2009। आयुर्वेद में मेरी एडमिशन हुई थी 2003 में, और 2009 से आई एम इनटू आयुर्वेदा क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो अभी 4 से 5,000 पेशेंट्स को
पूरा ट्रीटमेंट जिन्होंने किया हो, छोटे मोटे कैंप या 1-2 बार आए, उनको हम गिनते नहीं हैं नंबर बड़ा दिखाने के लिए, बट दिस इज़ द एक्चुअल नंबर व्हाट आई हैव ट्रीटेड। और अगर नंबर ऑफ थेरापीज़ और पंचकर्मा की बात करें, इट वुड गो बियॉन्ड 15 to 20,000। उसके ऊपर इतने पंचकर्मा के अलग अलग सेशंस बहुत सारे लोगों ने हमारे गणात्रा आयुर्वेद पंचकर्मा क्लिनिक से लिए होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन। मैं शायद अगर इसका सही से करके आओ तो वो क्या संस्था है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ, हमने 2011 में वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया। ये भारत की एक बहुत ही प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है, विज्ञान भारती। ये विज्ञान भारती का इनिशिएटिव है और वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन हर 2 साल में भारत के किसी एक राज्य में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर के एक स्टेट में एक बहुत बड़ा आयुर्वेद का एक गैदरिंग करता है। वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, वहाँ पे पॉलिसी लेवल के डिसीजंस के ब्रेनस्टॉर्मिंग्स होते हैं, वहाँ पे पूरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है और विश्व के 40 से 50 कंट्रीज से लोग वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे भारत से 4 से 5 हज़ार डेलीगेट्स आते हैं और वो जो एग्जीबिशन लगता है वहाँ पे 1 से 2 लाख विजिटर्स उसको विजिट करते हैं। सो आयुर्वेद की अवेयरनेस एक्टिविटी वहाँ पे होती है, आयुर्वेद का नॉलेज डिलीवर होता है और पूरी आयुर्वेद फ्रेटर्निटी मिलके वो डिस्कशन करके आयुर्वेद को कैसे और आगे लिया जा सके, वो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के साथ मिलके और उस राज्य सरकार के साथ मिलके पूरे भारत के आयुर्वेद के डॉक्टर्स, आयुर्वेद के विद्यार्थी, आयुर्वेद इंडस्ट्री, सभी लोग एक साथ मिलके आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। और अभी इस 2024 के एंड में 12th to 15th दिसंबर हम देहरादून में, उत्तराखंड में ये वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस करने जा रहे हैं। तो जो लोग ये सुन रहे हैं और जिनको इंटरेस्ट है, दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन द शो। बढ़िया सर। और नो नाइस टू नो द इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट और इस तरह के जो और इनिशिएटिव्स आते जा रहे हैं। तो सर फाइनली मैं ये जानना चाहूँगा कि इन द नेक्स्ट 10 years or I can say the future, where do you see this? Like of course इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे पिछले 10 सालों में योग, जो शायद अब आज के समय में आप देखोगे कि आप अगर इंस्टाग्राम अगर ओपन करते हैं, आप योगा सर्च करो, आपको भारतीय लोगों से ज़्यादा बाहर के लोग, वो चाहे वीडियो डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, आप यूट्यूब में जाओगे, आपको कोई ना कोई बाहर के वेस्टर्न या US साइड के, ऑफकोर्स यूरोप हो गए, वहाँ के लोग आपको दिखेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि आयुर्वेदा भी इस लेवल पे फ्यूचर में हम कह सकते हैं भविष्य में? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आज भारत आयुर्वेद को बहुत अच्छे लेवल से प्रमोट कर रहा है, पूरा भारत। तो उसमें आयुर्वेद डॉक्टर के पास जा कर के एक्चुअल आयुर्वेद को डे टू डे फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व करना, डिसीज़ को अर्ली लेवल पे एड्रेस करना, और एक्चुअल कोई डिसीज़ कंडीशन है तो आयुर्वेद डॉक्टर के गाइडेंस में आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेना। देखिए, हम फास्ट फूड में जो हमारे इंडियन फास्ट फूड है, ऐसे पकोड़ा है, भजिया है, उसके साथ मिर्ची भी होती है। अब भारत से जुड़े हुए लोगों को तो पता है, लेकिन भारत के बाहर से अगर कोई आता है टूरिस्ट और वो देखता है कि इतना भजिया है और उसके साथ मिर्ची है, तो भजिया और मिर्ची का कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन उसका प्रपोर्शन भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जितने ग्राम भजिया उतना ग्राम अगर मिर्ची आपने खा लिया तो जो आपकी हालत होगी वो डेंजरस हो जाएगी। सो द मैटर लाइज इन द क्वांटिटी। लोगों को लगता है कि आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मिर्ची तो डाइटरी एलिमेंट है, वो भी अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा ले लिया तो वो जिस तरह का साइड इफ़ेक्ट करेगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी डोजेज के बारे में, उसकी क्वांटिटी और कॉम्बिनेशन के बारे में आयुर्वेद डॉक्टर का गाइडेंस बहुत आवश्यक है। तो जिनकी प्रकृति वायु होती है उनके लिए डोज अलग हो जाएगा, पित्त प्रकृति का डोज अलग हो जाएगा और कफ प्रकृति का भी डोज अलग हो जाएगा। सो आयुर्वेद को एक बार आप अपने आयुर्वेद डॉक्टर से गाइडेंस लेकर के फिर कुछ चीज़ें आप अपने आप कर सकते हैं, बट विदाउट नोइंग योर प्रकृति एंड विदाउट टेकिंग डिटेल गाइडेंस फ्रॉम योर आयुर्वेदा डॉक्टर, आयुर्वेद का डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए, आयुर्वेद मेडिसिन का डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए। Anyways, so thank you so much for coming on the Edges show, and it was great to interact with you. बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, जानने को मिला, and overall it was a wonderful experience. Thank you so much, and all the very best.